तो आइए करंट अफेयर्स का अगला खंड जो आपके लिए हम बचा करके रखे हुए हैं वह सेगमेंट है कि जब से हेमंत सरकार सत्ता में आई है, सरकार का दावा तो है कि हम बड़े बड़े चेंजिंग करेंगे, बड़ी बड़ी पॉलिसियों को बदलेंगे, और सबसे ज्यादा पॉलिसी जिसके लिए जनता इंतजार करके बैठी हुई है वह है कि सरकार स्थानीय नीति बदलेगी। लेकिन सरकार ने स्थानीय नीति को छोड़ करके बाकी धीरे धीरे सब बदल दिया। ठीक है, यानी आपके अरमानों को भूजे हुए पापड़ की तरह तोड़ने के बाद बाकी पॉलिसियां सामने आने लगी हैं। 3 पॉलिसी हम यहां देखें, 2 पॉलिसी हमारे लिए महत्वपूर्ण है जो इधर के काल में जारी हुए हैं। उसमें झारखंड सरकार की एक है स्पोर्ट्स पॉलिसी, खेल नीति, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी है वो पॉलिसी है कि पर्यटन नीति। हालांकि सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को भी जारी किया है, लेकिन इसके जारी करने का जो समय है उस पर मुझे संदेह है कि आपके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी होगा कि नहीं होगा, परंतु फिर भी कुछ पॉइंट हमने उसके लिए भी दे रखे हैं। आइए देखिए क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। बात की शुरुआत करते हैं खेल नीति से। ठीक है, तो झारखंड सरकार ने 29 दिसंबर 2020 को अगर कहें जी तो अपने शासन काल के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जो है झारखंड खेल नीति की घोषणा की। इस खेल में जो बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं वे क्या है कि राज्य के जो खिलाड़ी हैं उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन या उनको सम्मानित करने के लिए सरकार एक अलग अवार्ड जारी करेगी और उसका नाम होगा जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड। नई खेल नीति में खिलाड़ियों के उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए राज्य सरकार एक नया अवार्ड प्रदान करेगी, जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड, जो दिया जाएगा। मतलब नई खेल नीति के तहत पहला कदम। दूसरा, सरकार ने घोषणा किया है जी कि झारखंड के जो भी खिलाड़ी हैं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होती है जैसे ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड कप, ऐसे में अगर कोई खिलाड़ी पदक जीत के आता है तो सरकार उसके ऊपर पैसों की बारिश कर देगी। ठीक है, पैसा पैसा पैसा। ठीक है, देखिए कितने बड़े बड़े इनाम रखे हैं। फिर भी झारखंड की गोल्डन गर्ल ने ओलंपिक में कोई कमाल नहीं दिखाया। ठीक है, पहला, अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत के आएगा तो क्या मिलेगा? 2 करोड़। ठीक है, अब तुम लोग सोच रहा होगा अगर पहले से जानते तो हम भी ट्राई कर लेते होते, इधर उधर से तो अच्छा ही था। रजत पदक अगर ओलंपिक में जीत के आओगे सीधे हाफ हो जाएगा 1 करोड़, और कांस्य पदक जीतने पर 75 लाख रुपए सरकार देगी। इसी प्रकार अगर कोई ओलंपिक में खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो उनके कोच होंगे, कोच को भी कोच के पैसा दिया जाएगा। मतलब 10 लाख उनके लिए भी सरकार ने रखा है। ठीक है, पदक विनर के साथ साथ उनको कोच को भी पैसा दिया। अच्छी, हालांकि एक बहुत ही अच्छी सकारात्मक पहल है और इसका स्वागत होनी चाहिए। इसी प्रकार अगर कोई खिलाड़ी वर्ल्ड कप रैंक यानी विश्व कप प्रतिस्पर्धा में या फिर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत के आता है तो सरकार 20 लाख, और रजत पदक जीत के आएगा तो 15 लाख, और कांस्य पदक जीतेगा तो 10 लाख। ठीक है, यानी वर्ल्ड कप में भी अच्छा खासा अमाउंट रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है जी, राज्य सरकार ने अनुदान प्राप्त करने के लिए खेल संघों को खेल विभाग से मान्यता प्राप्त करना होगा। एक शर्त लगा दिया है कि अगर झारखंड का कोई भी खेल संघ चाहता है कि हमें खेल में सब्सिडी मिले, अनुदान मिले, कुछ सहायता राशि मिले, तो पहले आप खेल विभाग झारखंड सरकार से
मान्यता लीजिए, उसके अंदर रजिस्टर्ड होइए और उसके बाद उम्मीद कीजिए कि ये चीजें होंगी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल आयोजन के लिए अधिकतम 1 करोड़ की राशि सरकार प्रदान करेगी। नई खेल नीति 2020 के अनुसार रांची स्थित मेगा स्पोर्ट्स क्लब कॉम्प्लेक्स, मतलब जो रांची में मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जी, उसी जगह पर झारखंड सरकार एक खेल यूनिवर्सिटी खोलेगी, खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रयास करेगी, ऐसा उसका प्रयास है। आगे देखो क्या कहता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहल यह भी किया गया है, खेल निदेशालय का गठन। मतलब अगर देखा जाए तो एक खेल निदेशालय है बनाया जाएगा जी, जो प्रत्येक वर्ष खेल प्रतिभा खोज का आयोजन करेगा। मतलब राज्य भर में एक क्या करेगा, खेलो इंडिया के तर्ज पर ही जी, जैसे खिलाड़ी चयन होते हैं उसी प्रकार से खेल प्रतिभा खोज टूर्नामेंट आयोजित करवाएगा और ज्यादा योग्य काबिल जो इसको दिखाई देंगे उनको इसमें शामिल किया जाएगा। ग्रामीण खेल केंद्रों के लिए, गांवों में खेल केंद्रों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर, मतलब अनुबंध पर 2 साल के लिए एक खेल मित्र बहाल किया जाएगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पसंदीदा खेल में भाग लेने के लिए जो है वो प्रोत्साहित करेगा। सरकार कोई भी हो, ऐसे खेल मित्र होता है कि प्रत्येक गांव में एक सरकार का नुमाइंदा हो, ठीक है, जो इस तरह के आयोजन को करे। अभी कितना सक्सेसफुल होता है, जमीन पर इसे कितना उतारती है। वैसे सरकार जब से बनी है तब से आप लोग भी महसूस कर ही रहे होंगे कि सरकार ने खेल पर खूब ध्यान लगाया है। खिलाड़ियों को पैसे देने हो, पुराने खिलाड़ियों को नौकरी देने का मामला हो, इन सब में सरकार ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और एक प्रकार से दिलचस्पी दिखाई है। तो झारखंड खेल नीति में अगर देखा जाए तो खेल कम और पैसा ज्यादा है, ठीक है। मतलब सरकार ने खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया है कि हम खेल अवसंरचना केंद्रों का विकास करेंगे, ये इसका कमजोर पक्ष है सबसे। मतलब गांव में खेल मित्र होंगे, खेल करवाएंगे, सही बात। खेल निदेशालय खेल प्रतिभा को खोजेगा, अच्छी बात। और इसके अलावा बाकी कुछ नहीं होगा। बाकी खिलाड़ी अपने से जीत के आए, पैसा लें। मतलब झारखंड में उनके लिए स्टेडियम का निर्माण करना हो, ग्रामीण स्तर पर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना हो, इसके लिए इसमें कोई विशेष पहल नहीं है। हालांकि ये बातें शामिल हैं, परंतु जितना फोकस्ड होकर ये बातें होनी चाहिए थी उतनी नहीं कही गई हैं। तो जब तक खेलेगा नहीं झारखंड, तब तक बढ़ेगा कैसे झारखंड, ठीक है। खेल संरचना के ऊपर सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, इस समय की मांग थी। आगे आइए, पर्यटन नीति। देखो, कहते हैं कि वर्तमान समय में पर्यटन एक उभरता हुआ उद्योग है और पर्यटन नीति के अंतर्गत चर्चाएं की जाती हैं जी कि ये राज्य के आय का बड़ा स्रोत होने के साथ साथ बड़ी आबादी को रोजगार भी दे सकता है। दोनों चीजें इसके खाते में जाती हुई दिखाई देती हैं। पहली बात कहता है कि क्या क्या बातें हैं देख लो। नहीं, इसकी घोषणा भी 2020 में की गई है। इसमें पहला चीज है जी कि निवेशक को निवेश करने पर पूंजी का 30% और अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक सब्सिडी दिया जाएगा। मतलब एक तरफ तो हम लोग मोदी जी को बोल रहे हैं कि मोदी जी देश बेच दिए, ठीक है, लेकिन पॉलिसी कोई भी हो, हम बाजारीकरण से दूर नहीं है। यहां सरकार क्या कर रही है जी कि आए अंबानी अडानी कोई टूरिस्ट प्लेस को डेवलप करे, और अगर वो ऐसा करेंगे तो अगर उनको जितना खर्च आएगा जी, अगर उनका मान के चलो कि 35 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, तो उनमें से 10 करोड़ हम एवरेज निकाल दिए हैं 30%, लेकिन यह 30% 10 करोड़ से अधिक नहीं होगा।
सरकार उनको सब्सिडी देगी। दूसरा, अगर वे ट्राइबल जोन में जाकर के ऐसा चीज करते हैं, पर्यटन केंद्र को विकसित करते हैं जो ट्राइबल गांव वगैरह हैं, तो इस 30% पर 5% इंसेंटिव मिलेगा, मतलब उनको प्लस एक्स्ट्रा मिलेगा अगर ट्राइबल गांवों की तरफ जाकर के इसको विकसित किया जाए तो। इसके अलावा टूरिज्म यूनिट, अगर वे इधर टूरिज्म इकाई की शुरुआत करते हैं तो इस पर जो बिजली दर आएगी ना, उसमें 30% सरकार रिबेट कर देगी। ठीक, इसी प्रकार सरकार कर रही है कि 4 निवेशकों को अगर लोन लेना पड़े, जो निवेशक लोन लेगा जी, तो उस लोन इंटरेस्ट का 50% सब्सिडी, लेकिन यह 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए 5 वर्षों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब अगर कोई कंपनी पैसा लोन ली, झारखंड में टूरिस्ट यूनिट की स्थापना की, तो इस टूरिस्ट स्थापना करने वाले यूनिट को सरकार क्या करने जा रही है, 50% उनके इंटरेस्ट, मतलब ब्याज जो भरेंगे, उस लोन के पैसे के ऊपर जो ब्याज भरेंगे, उस ब्याज का 50% सरकार अपने से बिल भर देगी। लेकिन यह 25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन याद रखो, 25 लाख 5 वर्ष तक भरेगी, कुल राशि नहीं है। ठीक है, शंभू इस सोच में है कि अगर हमारे पास पैसा होता तो सबको ही कर्जा दे करके अनुदान करने के लिए तैयार नहीं जी। पूंजी का अभाव जीवन में बड़े उम्मीदों को झटका देता है। इसीलिए कहा जाता है कि नेशन रियल में वही ग्रोथ करता है जहां पूंजी निर्माण दर ज्यादा होती है। लेकिन यह भी माना जाता है कि वर्तमान उपभोक्तावादी मॉडल में जितने भी युवा हैं, इनमें पूंजी निर्माण की प्रवृत्ति नगण्य पाई जाती है। ठीक है, वर्तमान भारतीय युवा पीढ़ी पूंजी निर्माण को ज्यादा महत्व नहीं देता है, बल्कि खाओ पियो उड़ाओ, बचेगा तो देखेंगे, घटेगा तो देखेंगे, लेकिन सेविंग की प्रवृत्ति पहले की तुलना में कम पाई जाती है। ये एक सर्वे रिपोर्ट है, हम अपने से ब्लेम नहीं कर रहे हैं, दे दीजिए, टेंशन नहीं लीजिएगा। ये भारत सरकार का रिपोर्ट है। ठीक है, कि आज का युवक क्या कहता है, कमाएंगे तो लोग पहला जो होता था ना, पैसा को अखमुंदा में बांध करके जमीन के नीचे गाड़ देते थे, संचय कर लेते थे। आज हम लोग क्या करते हैं, पहला पैसा है तो चलो एक बार घूम के आते हैं ऊटी और खूंटी से, अगला पैकेज मिलेगा तो इस ब्रांड का कपड़ा पहनेंगे, उस ब्रांड का जूता पहनेंगे, चश्मा भी लेने जाएंगे तो वही लकड़ी टाइप का फ्रेम होगा, लेकिन बताना होगा लोगों को कि हमने इस कंपनी का फ्रेम लगाया है। मतलब युवाओं में दिखावटी जिंदगी ज्यादा है। जरूरत की चीजें के साथ साथ ब्रांड वैल्यू है, और यही मनुष्य के उपभोक्तावादी प्रवृत्ति जो है वो पूंजी निर्माण की दर को कम करता है। ठीक है, अब हम कपड़ा लेने जाएं तो हम ये नहीं देखते कि हम जींस खरीद के आ रहे हैं, हमने एलन सोली का लिया है, किस कंपनी से लिया, टी शर्ट लिए तो किस कंपनी का टी शर्ट है, हम कंपनी पहनते हैं, इसीलिए हम उपभोक्तावादी हैं, और उपभोक्तावादी हैं तो कीमत ज्यादा पे करते हैं। ठीक है, हाँ जी, इतने कंपनियों का नाम तुम लोग को पता है, पता नहीं, सब बाजार में तो हम पहली बार लाइकोस्टो और क्या क्या नाम सुन रहे हैं। ठीक है, अपना जिंदगी में तो बहुत चीजें में, वो घड़ी में नाम सुने कि शायद टाइटन नामक कोई कंपनी घड़ी बनाती है। कपड़ा कंपनी का नाम सुनोगे तो एक दो ठो रेमंड वगैरह याद हो जाए तो बहुत है। ठीक है, पतंजलि का जींस पहनने की जरूरत नहीं है। ठीक है जो है सो इससे ज्यादा तो लोगों ने लोकप्रियता और धूम मचाया कि पतंजलि के हेलमेट कैसा हो सकता है, कद्दू का खोल हो सकता है, टहरी का ढक्कन हो सकता है। तो आप लोग में कम क्रिएटिविटी है। आज का युवा पीढ़ी ब्रांड में सबसे ज्यादा ताकत कहां लगाया जी, इसी बात के ऊपर जाकर के वो ताकत लगाया कि अगर पतंजलि हेलमेट बनाए तो हेलमेट कैसा होगा, इसके ऊपर अच्छा खासा युवाओं ने रिसर्च किया। ठीक है, तरबूज का, खरबूज का जैविक हेलमेट, हेलमेट पर घास उगा करके, पता नहीं हेलमेट के भीतर एलोवेरा का लेप लगा करके भी हेलमेट बनाया जा सकता है। ठीक है,
कहीं ऐसा न हो कि हेलमेट के बीच वाला पार्ट में भी मेथी और बाकी चीजें भर के बनाई जाए ताकि उसका दिमाग पर सकारात्मक असर हो। आगे देखो, सब कुछ पतंजलि में मेरा अपना मानना यही है, प्रथम प्राथमिकता देसी, न मिले तो विदेशी। जो चीजें उपलब्ध हैं उसको देसी यूज करना चाहिए, और जिसका बाजार में अभाव हो उसको विदेशी यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी फॉर्मूले पर अपने आप को रखिए, सुख मिलेगा। सुख इसलिए मिलेगा क्योंकि बगल में किसी से बात कीजिएगा तो भी आप अकड़ के बोल सकते हैं कि हम भी देसी लोकल फॉर वोकल हैं, इन्हीं समझिए कि हम देशद्रोही आदमी हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ऊंचा रहेगा। ठीक है, और गुणवत्ता से कोई समझौता भी नहीं। आगे देखो क्या कहता है कि इस पॉलिसी में राज्य में लगने वाले पर्यटन इकाई को 5 साल तक राज्य सरकार के द्वारा जो SGST लगाया जाता है, जीएसटी में जो राज्यों का हिस्सा होता है जी, उसके भुगतान में 75% छूट। ठीक है, यानी आप होटल में जाइए, होटल में रहिए, होटल का बिल बनाइए, तो होटल का बिल में अगर 18% जीएसटी है तो 9% ST जीएसटी होता है, राज्य जीएसटी होता है। इस 9% का 75% आपको छूट मिल जाएगा। स्टाम्प ड्यूटी में भी 2% छूट दी जाएगी, स्टाम्प शुल्क में भी जो इसका रजिस्ट्रेशन है उस पर छूट दी जाएगी। यानी इस बात के लिए तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, कि हेमंत सोरेन की सरकार ने अच्छी खासी टाइम लेकर के कुछ पॉलिसियां लाई, लेकिन पॉलिसी दमदार नहीं है। ठीक है, सरकार को अपने अफसरों के साथ इस पर थोड़ा और मंथन करना चाहिए था। मतलब ये पॉलिसी का एक भाग है। जैसे देखो, खेल नीति की पॉलिसी में सिर्फ ये हमें दिखाई दे रहा है कि कौन पदक जीतेंगे तो कितना रुपए मिलेगा, सबसे ज्यादा फोकस उस बात पर है। हम अगर झारखंड के पर्यटन पॉलिसी को देख रहे हैं जो प्रकाशित हुए न्यूज, तो उसमें केवल रियायत वाला भाग देख रहे हैं। सरकार को पॉलिसी बनाने के पहले पॉलिसी का उद्देश्य, कितना इसमें रोजगार सृजन करना चाहती है उसका पैमाना, कौन कौन सा प्लेस का चयन, प्रत्येक प्लेस पर कौन कौन सी आधारभूत इकाइयों को खड़ा किया जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ होना चाहिए पॉलिसी के अंतर्गत। केवल पॉलिसी का मतलब रियायत थोड़े ना होता है कि कहां कहां रियायत देंगे अगर कोई कंपनी आएगी तो पूरी पॉलिसी रियायत के आसपास घूम रही है, ये इसका कमजोर पक्ष है। ठीक है, इसी प्रकार स्थानीय नीति भी जो सरकार लेकर के आई है, उसको भी लोग बोल रहे हैं कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, इतना मेहनत करने के बाद 2 साल इंतजार किए तो आया, लेकिन उसमें भी जान नहीं है। अब अगर कल कहीं जेपीएससी का रिजल्ट आ गया कि फिर से फॉर्म भरवाइए, जो लोग छूट गए हैं, तो आपको लगेगा कि सरकार पीछे जाइए रही थी, तो काहे के लिए 2 साल और पीछे चल जाती, कम से कम हम लोग को तो आगे कर देती 2 महीने। तो सरकार को मंथन करना चाहिए, और मंथन करने के बाद पॉलिसी को बाहर पब्लिश करनी चाहिए। एक और पॉलिसी है, हल्के हल्के नजर से इसको निकाल देते हैं, देख लो। औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 को मंजूरी दी। यह नीति 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी, और इस नीति का कार्यकाल 7 वर्ष होगा जी। याद कीजिए, प्रथम औद्योगिक नीति 10 साल के लिए आई थी, दूसरी और तीसरी 5 साल के लिए आई थी, और वर्तमान में सरकार ने जो पॉलिसी लाई है 7 ईयर्स के लिए लाई है, 7 साल के लिए इस पॉलिसी को लागू किया है। सरकार का कहना है कि अगर पॉलिसी हमारी ठीक ठीक से लागू हुई तो इससे राज्य में 7 साल के भीतर 5 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। ये भी सरकार का अनुमान बहुत कमजोर ही है। ठीक है, दूसरी चीजें, इसके जरिए सरकार चाहती है कि 1 लाख करोड़ का निवेश आए, बाहर से पैसा आकर के पूंजीपति लगाएं। कहती है कि सरकार ने 5 क्षेत्र को झारखंड में ज्यादा संभावनाओं वाला क्षेत्र माना है। कौन कौन? वस्त्र एवं कपड़ा उद्योग, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, औषधि निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रणाली एवं डिजाइन, ठीक है, और उत्पादन इकाई। इन चीजों को प्राथमिकता दी है। इसके अलावा 8 सेक्टर, ठीक है, जिसमें स्टार्टअप्स एंड इंक्यूबेशन सेंटर्स, शिक्षा एवं तकनीकी संस्थान, हेल्थ केयर, पर्यटन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी,
ब्रूअरी एंड डिस्टिलरी आदि को प्राथमिकता दिया गया है। इसके साथ ही 50 करोड़ तक की सब्सिडी एवं SC ST महिला एवं दिव्यांग उद्यमियों के लिए 5% अतिरिक्त अनुदान की भी बात इसमें की गई है। यानी इस नीति पर हम ज्यादा फोकस इसलिए आपको नहीं कर रहे वर्तमान समय में। 1 लाख करोड़ का निवेश, 5 लाख लोगों की नियुक्ति और 7 वर्षों के लिए इसका क्रियान्वयन, ये 3 पॉइंट अगर आपको याद है, ठीक है, तो बाकी ऑल इज वेल, बाकी चीजों पर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। और बाकी को हम एक यह से बृहद परिप्रेक्ष्य में लेकर के आएंगे जब हम दूसरे सेक्शन की चर्चा करेंगे तब। इक्विवेशन सेंटर ही होता है जी, इनोवेशन सेंटर नहीं होता है। इक्विवेशन सेंटर का मतलब एक ऐसा सेंटर जहां पर बाजार क्रियाकलाप के लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली उपलब्ध हो। पुराने वाले जब आप पॉलिसी पढ़े होंगे तो इक्विवेशन सेंटर में देखे होंगे कि विश्वविद्यालयों में इसे स्थापित करने के लिए सेंट्रल वाला पॉलिसी में मेक इन इंडिया वगैरह में हम इसकी चर्चा किए थे आपके साथ, ठीक है। चलिए, तो करंट अफेयर्स का इस सेगमेंट के साथ ही आज की कक्षा हम लोगों की समाप्त होती है। बाकी जरूरतों के लिए आप पतंजलि IAS एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, वीडियो लेक्चर ले सकते हैं और अपना मंजिल रास्ता आसान बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।